आदाब, सहारा न्यूज़ नेटवर्क में आपका खैर मक़दम है। आप देख रहे हैं आलमी सहारा। खबरनामा लेकर हाजिर हूँ मैं मुईन शादाब। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बतौर वज़ीर आज़म ओहदा संभाला। पीएम किसान फंड की 17वीं किस्त की फाइल की पास। इलेक्शन कमीशन ने 7 रियासतों की 13 विधानसभा सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात का किया ऐलान। 10 जुलाई को होगी वोटिंग। दिल्ली में पानी की किल्लत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। एलजी से भी मिले आतिशी और सौरभ भारद्वाज। जम्मू कश्मीर के जिले रियासी में दर्शन करने जा रहे यात्रियों की बस पर दहशतगर्दाना हमला। 10 हलाक 33 जख्मी। फौज ने चलाया सर्च ऑपरेशन। T20 वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को 6 रन से दी शिकस्त। हार्दिक पांड्या ने 2 तो जसप्रीत बुमराह ने हासिल किए 3 विकेट। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बतौर वज़ीर आज़म ओहदा संभाल लिया है। तीसरी बार वज़ीर आज़म ओहदे का हल्फ लेने के बाद नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान फंड की 17वीं किस्त जारी करने की पहली फाइल पर दस्तखत किए। कहा जा रहा है कि इससे 9.3 करोड़ किसानों को फ़ायदा हासिल होगा। किसानों को तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए तकसीम किए जाएंगे। तीसरी बार मोदी सरकार के नारे पर कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने कहा कि पहली बात तो ये कि मोदी 3.0 नहीं है, ये एनडीए 3.0 है। अगर आप मोदी 3.0 कह रहे हैं तो आपको चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से भी पूछना चाहिए कि क्या वो इसे मोदी 3.0 कहेंगे या एनडीए 3.0 कहेंगे। पीएम मोदी को शायद इसका मतलब समझ आ जाए कि जो लोग नेहरू, गांधी, कुंबे या कांग्रेस पार्टी को गाली देते थे, उन्हें अब अवाम ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है और अब पीएम मोदी भी ऐसा करने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम की बात करते थे, उन्हें ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। पहली बात तो ये मोदी 3 नहीं है, ये एनडीए 3 है। अब मोदी जी हर चीज़ में अपना नाम डालना चाहें तो अब तो जनता भी देख रही है कि ये एनडीए 3 है। और जब आप मोदी 3 बोलते हो तो ज़रा नायडू साहब से और नीतीश जी से भी पूछ लो कि ये मोदी 3 कहेंगे या एनडीए 3 कहेंगे। नंबर 2, शायद इसका संदेश मोदी जी को समझ में आ जाए कि जो राहुल गांधी को या गांधी परिवार को या नेहरू जी को या कांग्रेस पार्टी को गाली देते थे, उनको जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया और अब मजबूरी में नरेंद्र मोदी को भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखाना पड़ गया। आने वाले कुछ महीने या जितने भी महीने मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे, कम से कम अपना जो राजनीतिक एक सभ्यता संस्कृति होनी चाहिए उसका निर्वहन करेंगे, ये मैं उम्मीद करता हूं। नंबर 3, जो हिंदू मुस्लिम की बात सबसे ज्यादा करते थे, अनुराग ठाकुर, उनको भी इनको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। तो ये संदेश जो लोगों ने दिया है शायद नरेंद्र मोदी जी को स्पष्ट सुनाई दे रहा है। लेकिन जिस अजीत पवार को, प्रफुल्ल पटेल साहब को बीजेपी ने बड़े उत्साह के साथ अपने साथ लिया, वो लोग अब नाराज दिखाई दे रहे हैं। उन्हें मंत्री पद चाहिए। मैंने आपको पहले ही दिन कहा था, जिस दिन आप लोग कह रहे थे कि गठबंधन, ये नरेंद्र मोदी हैं, ये अपने कैबिनेट तक को एक फोटो फ्रेम में बर्दाश्त नहीं करते। अकेले फोटो फ्रेम में रहने वाले की जो आदत जिसको हो जाती है, वो गठबंधन की सरकार कैसे चलाएगा, वो 2 लोगों को साथ लेकर कैसे चल पाएगा, वो नहीं चल पाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि दिल्ली में एक नई सरकार बनी है और मैं वज़ीर आज़म को उनकी तीसरी मुक़्तदार के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि वो इस मुल्क को अमन व अमान और आवाम को खुशहाली की सिमत में आगे ले जाएंगे और इंतखाबी जुमलेबाजी भूल जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि अमरनाथ यात्रा पर ध्यान दिया जाएगा और ऐसी कोई वारदात दोबारा न हो। Government has been formed in Delhi, and I want to congratulate the Prime Minister for his 3rd term. And I hope he will carry this nation forward towards peace, prosperity of people, and that the rhetorics that have been done in the elections are forgotten, and that we carry every person of India, what religion he belongs to, what region he belongs to. The Prime Minister has to carry them all together. That is the message that the election has given. As it is the very important point about the Narendra Modi, do you think because this is the 3rd term for PM, which type of role Narendra Modi should play to control such incidents? I think not only these incidences, the hatred that has been created in the nation, he has to mend that hatred. That hatred has to go if this nation has to survive, and that we all can live in peace and harmony
with each other. That is the nation's voice in this election, and I hope we will follow that advice. Can we say Riyasi incident indicates that the enemies are still present here? Yes, Riyasi is absolutely, they are here. You have seen this in Punch, you have seen this in Mender. It has not died. They are still there. How much it will affect in future, whether it is an election or... You see, the point is not only election. I am afraid, I hope they take care of the Amarnath Yatra, that nothing like this happens. And I'll request every person of this state to see that that Yatra goes peacefully. That carries a message to all. मोदी सरकार की नई कैबिनेट के हल्फ लेने की खुशी में मध्य प्रदेश के इंदौर में वाक़ बीजेपी ऑफिस पर आतिशबाजी हो रही थी। अचानक ऑफिस की ऊपरी मंजिल पर आग लग गई। मुश्तबा दहशतगर्दों ने जम्मू कश्मीर के जिले रियासी में शिव खोड़ी में दर्शन करने जा रहे यात्रियों को लेकर जाने वाली मुसाफिर बस पर फायरिंग की। इतलात के मुताबिक मुश्तबा दहशतगर्दों की फायरिंग से 10 अफराद हलाक हो गए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये दहशतगर्दों का वही ग्रुप है जो राजौरी, पुंछ और रियासी इलाकों में छुपा हुआ है। एसएसपी रियासी मोहिता शर्मा ने कहा कि इब्तदाई रिपोर्ट से पता चलता है कि दहशतगर्दों ने शिव खोड़ी से कटरा जाने वाली मुसाफिर बस पर फायरिंग की। फायरिंग के बाद बस ड्राइवर बस पर से कंट्रोल खो बैठा और बस खाई में जा गिरी। इस वाकये में 33 अफराद जख्मी हुए हैं। रियासी में हुए दहशतगर्दाना हमले के बाद फौज ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ये लगभग 6 बजे के करीब एक यात्री बस जो है वो शिवखोड़ी से दर्शन करके टुवर्ड्स रियासी जा रही थी। तो उसी बीच इसी स्पॉट पे मिलिटेंट्स ने बस के ऊपर फायर किया। वो फायर करते ही ड्राइवर लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द बस और फिर वो नीचे खाई में जाके बस गिरी। ये इंसिडेंट है पूरा। उसके बाद वो लोग यहाँ से फरार हो गए और जेएनके पुलिस साथ में सिविल लोकल सिविलियंस ने उनको रेस्क्यू करने में मदद की। बाय 7:45 रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट कर लिया गया। 9 पीपल आर रिपोर्टेडली दे आर फीयर डेड एंड 33 वर इंजर्ड। उनका अभी भी इलाज डिफरेंट हॉस्पिटल्स में चल रहा है। तो मैम अभी किस तरह का सर्च ऑपरेशन जारी है और हमने देखा ड्रोन्स वगैरह भी यूज हो रहे हैं? हाँ जी, ड्रोन्स भी यूज हो रहे हैं। हमने अपनी 5 टीम्स बनाई हैं जो कि ये सारे एडजॉइनिंग आप देख ही रहे हैं। ये काफी फॉरेस्टेड एरिया है, काफी हाइट में है। ये पीछे की जितनी भी पीक्स हैं इसके बैक साइड पे अरनास का एरिया टच करता है। राजौरी का बॉर्डर है ये। और वहां पे भी हमारी एसओजी की टीम साथ में सीएपीएफ और हमारी जेएनके पुलिस हम सब एक प्रॉपर एक टीम बना के ये पूरा एरिया कोम करते हुए इसी स्पॉट पे सारे मिले। कोई है कि कितने आतंकी थे? जो आई विटनेसेस का कहना है उन्होंने 2 का नंबर अभी सामने आ रहा है। रियासी में तीर्थयात्रियों की बस पर हुए हमले पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस सदर वकार रसूल वानी ने कहा कि इस वारदात का हमें बहुत दुख है। ये एक कायराना हमला है। देखिए, हमें बहुत दुख है। ये तो कायराना हमला है सिविलियनों पे और वो भी पिलग्रिम्स पे उस एरिया में। तो सुना है कि 10 से ज़्यादा लोग जो हैं अभी तक मारे गए हैं। तो हमें बहुत ही दुख है इस चीज़ का और हमें बहुत ही हमदर्दी है उस फैमिली पे जो जान बहक हुए। और हम सरकार से मांग करते हैं कि इमीडिएट उनके लिए कोई मदद, रिलीफ जो भी होगा वो पहुंचाया जाए। और सरकार को मुतरक होना चाहिए क्योंकि उस एरिया में पिछले 1-1.5 साल से काफ़ी ज़्यादा हमले हुए। वो राजौरी, रियासी, पुंछ, ये एक ही कालाकोट, एक ही जुड़ा हुआ रूट है। तो सरकार को इसके लिए कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि ये मिलिटेंसी जो है ख़त्म हो जाए, क्योंकि रोज़ रोज़ ऐसे हादसे देखने को मिलते हैं। बहरहाल हमें बहुत दुख और अफसोस है इस घटना पर, बहुत दुख है। देखिए, 35 साल से आतंकवादी हमले और मिलिटेंसी हमारी स्टेट में है। 35 साल से कभी कम और कभी ज़्यादा होती रहती है। अभी जो इस वक्त की सिचुएशन है, आपने देखा पहले कुकरनाग में कितना बड़ा हमला हुआ, राजौरी में एक बार 10 लोग मारे गए, फिर 3 लोग मारे गए, इसी तरह से पुंछ में हमला हुआ। तो चल ही रहा है, कहाँ आतंकवाद खत्म हुआ? ये तो दावे हैं और ये खोखले दावे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। हम चाहते हैं कि दावे जो है हकीकत में साबित हो। कांग्रेस चाहती है मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर में खत्म हो।
अमन लौट आए, लोग खुशहाल की जिंदगी गुजारें, लेकिन उसके लिए मरकजी सरकार कुछ करे ना। दावे करने से कुछ नहीं होता है। आपके सामने अटैक हो रहे, आपके सामने लोग मर रहे, आपके सामने यात्री अभी 10 मारे गए बेचारे। तो कौन से दावे हैं? दावे तब होंगे जब कोई नहीं मरेगा। जब मरेगा कोई तो फिर दावे खोखले होते हैं। अभी कितने हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, रजौरी, पुंछ, कालाकोट, अभी ये वाले, अभी कुकरना, कश्मीर, टारगेट किलिंग, सब कुछ हो रहा है। तो दावे तो तब होते हैं जब कुछ हो। रियासी में हुए दहशतगर्दाना हमले पर कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने कहा कि एक तरफ एनडीए सरकार की हल्फबर्दारी तकरीब चल रही थी, दूसरी तरफ कश्मीर में तीर्थयात्रियों पर दहशतगर्दाना हमला हो रहा था, तीसरी तरफ हिंद व पाक के दरमियान क्रिकेट मैच हो रहा था। हम पूछना चाहते हैं कि क्या क्रिकेट और दहशतगर्दी एक साथ चल सकते हैं? क्या अमन लफ्फाजी से कायम हो जाता है? एक तरफ कल शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था एनडीए सरकार का, और दूसरी तरफ रियासी में निहत्थे तीर्थयात्रियों पर आतंकी हमला हुआ जिसमें लगभग 10 तीर्थयात्री मारे गए। हमें कहा जाता है, पिछले 10 साल से कहा जा रहा है कि कश्मीर में शांति आ गई है। कहां है वो शांति? किसके लिए है वो शांति? जो बाहर से मजदूर वहां काम करने जाते हैं उनके लिए शांति नहीं है। कश्मीरी पंडितों से पूछिए, वो नहीं मानते कि शांति आ गई। स्थानीय नागरिकों से पूछिए, वो नहीं मानते कि शांति आ गई। सुरक्षा बलों के लिए शांति नहीं, पर्यटकों के लिए शांति नहीं। मेरे राज्य राजस्थान से 10 दिन पहले 2 पर्यटकों पर हमला हुआ। कहां है शांति? सिर्फ शांति के बारे में भाषण दे देना और अपनी पीठ ठोकना, अपनी छाती ठोकना कि साहब शांति ले आया मैं, उससे शांति नहीं आती। एक तरफ शपथ ग्रहण चल रहा था, दूसरी तरफ आतंकी हमला हो रहा था, और तीसरी तरफ क्रिकेट चल रहा था। ये हो क्या रहा है? क्या क्रिकेट और आतंकवाद साथ चल सकता है? अब हम भी जानना चाहते हैं सरकार से। सिर्फ लफ्फाजी करने से शांति नहीं आती। क्या वो ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? इसका अब जवाब ये देश मांग रहा है। कश्मीरी पंडित मांग रहे हैं, पर्यटक मांग रहे हैं, स्थानीय नागरिक मांग रहे हैं, सुरक्षा बल मांग रहे हैं, और हमारे तीर्थयात्री मांग रहे हैं। इसका जवाब देना होगा। लोकसभा इंतखाबात के नतीजे के बाद अगर किसी सीट के नतीजे पर सबसे ज्यादा बात हो रही है तो वो है फैजाबाद लोकसभा की सीट। इस हल्के में अयोध्या भी है जहां राम मंदिर की तामीर की गई है और जिसकी बुनियाद पर बीजेपी की पूरी सियासत कायम है। इस सीट का सबसे ज्यादा जिक्र इसलिए हो रहा है कि यहाँ के लोगों ने बीजेपी के उम्मीदवारों को शिकस्त दी है। लोगों ने बीजेपी के उम्मीदवारों को शिकस्त फाश देते हुए समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को जबरदस्त अक्सरियत से कामयाब किया है। इस कामयाबी के बाद समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को धमकियां मिल रही हैं और बीजेपी को हराने पर लोग फैजाबाद के राय दहिंदगान को बुरा भला कह रहे हैं। मिलने वाली धमकी के पेश नजर समाजवादी छात्र सभा के कौमी जनरल सेक्रेटरी मनोज पासवान ने यूपी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बराए दाखिला को लिखे गए खत को एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बराए दाखिला को खत लिखकर Z+ सिक्योरिटी का मुतालबा किया है। नीट यूजी रिजल्ट जारी होने के बाद से तलबाए एनटीए के खिलाफ मुजाहिरे कर रहे हैं। मेडिकल स्टूडेंट्स ने इम्तिहान में मुनाफिद करने वाली एजेंसी एनटीए पर कई सवाल खड़े किए हैं। तलबा का कहना है कि रिजल्ट के साथ छेड़छाड़ की गई है। तलबा का यह भी कहना है कि नीट की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि 67 स्टूडेंट्स के फुल मार्क्स आए हैं। इसके अलावा एक ही सेंटर से कई टॉपर निकलने पर भी सवालिया निशान लगाता है। एनटीए की ऐसी ही कई गलतियों की वजह से तलबा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लखनऊ की आयुषी पटेल ने भी इस बार नीट का इम्तिहान दिया था। आयुषी का कहना है कि उनके साथ भी स्कैम हुआ है। 4 जून को रिजल्ट आउट हुआ। उन्होंने इंटरनेट पर अपना रिजल्ट देखना चाहा तो उनका रिजल्ट शो नहीं कर रहा। कुछ घंटे बाद उन्हें एनटीए से मेल आया जिसमें बताया गया था कि उनकी OMR शीट फटी हुई है। आयुषी का कहना है कि जब उन्हें एनटीए से अपनी OMR शीट मांगी तो एनटीए ने उन्हें OMR शीट भेजी। उसमें साफ दिख रहा है कि OMR शीट को जानबूझकर फाड़ा गया है। मैंने इस बार का नीट 2024 में एग्ज़ाम दिया था और मेरे साथ इस बार बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। ये मेरा एडमिट कार्ड है। नीट का रिजल्ट जिस दिन आया 4 जून को, उस दिन मेरा रिजल्ट नहीं खुल रहा था। मेरे बार बार स्क्रीन पे दिखाया जा रहा था कि योर रिजल्ट इज़ नॉट जनरेटेड। तो मुझे लगा कि 23 लाख बच्चे हैं, हो सकता है कि ट्रैफिक लगा हो साइट पर, इसलिए मेरा रिजल्ट नहीं जनरेट हो रहा है। लेकिन उसके 1 घंटे बाद मेरे पास एनटीए की तरफ से ईमेल आता है कि योर रिजल्ट कैन नॉट बी जनरेटेड, क्योंकि मेरा रिजल्ट जनरेट नहीं हो सकता क्योंकि उनको मेरी OMR टॉर्न और डैमेज्ड मिली है। इतना सुनने के बाद में मैं और मेरी फैमिली
पूरा शॉक में चले गए। लेकिन मेरी मम्मी, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया और मुझे डिप्रेशन में नहीं जाने दिया, क्योंकि इतना देखने के बाद कोई भी बच्चा अपना आपा खो देता है, उसको समझ में नहीं आता है कि उसको क्या करना है। सेम वैसे ही मेरे साथ हुआ। उन्होंने मुझे संभाला और तुरंत हम लोगों ने इस पे एक्शन लेने का सोचा। रात में, मेरे मामा हाई कोर्ट में एडवोकेट हैं, रात में ही हम उनके घर गए और वहां से हमने एनटीए को उन्हीं के मेल पे दोबारा रिप्लाई मेल भेजा और हमने एक फैक्स फाइल करा कि अगर बच्चे का ओएमआर फटा है तो आप उसको प्लीज फटा हुआ ओएमआर ही, उसको कम से कम उसका ओएमआर तो दिखाया जाए। तो ये तो हमारा सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया और मुझे 24 आवर्स के अंदर मेरा ओएमआर मुझे मिल गया, जो कि बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में था। इस तरीके से एनटीए ने मेरे मेल पे ये मेरा ओएमआर भेजा, बिल्कुल टॉर्न कंडीशन में। इसको बारकोड को उन्होंने बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे जानबूझ के फाड़ा हुआ हो। ये फटा हुआ ओएमआर मेरे स्क्रीन पे आया और ये मेल भेजा था, जिससे पता चल रहा है ये मेल आया था मेरे पास में। इसमें सारे बबल्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारे बबल्स क्लियरली विजिबल हैं। अगर आप क्लियरली विजिबल हैं सारे बबल्स, एक एक बबल विजिबल है। इसको जब हमने मैनुअली चेक किया तो हमको पता चला कि 715 ही आ रहा है। मेरा नीट का स्कोर भी यही था जो मैंने एनटीए की फाइनल आंसर की से चेक किया था। जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन में फिलिस्तीनी परचम लहराने वाले 6 साला बच्चे को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। स्पेन के शहर पाम्प्लोना में सैकड़ों अफराद इसराइली हमलों में जान की बाजी हारने वाले फिलिस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए जमीन पर लेट गए। गुज़िश्ता रोज न्यूयॉर्क के नसाओ इंटरनेशनल स्टेडियम में गेंदबाजों के शानदार मुजाहरे की बदौलत हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को 6 रन से शिकस्त दे दी। हिंदुस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान को 120 रन का छोटा हाथ दिया था। टीम मुकर्ररा 20 ओवरों में 7 विकेटों के नुकसान पर 113 रन ही बना सकी। हिंदुस्तान ने मैच 6 रन से जीत लिया। जसप्रीत बुमराह ने 3 और हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट हासिल किए। खबरनामे में अभी इतना ही, इजाजत दीजिए। आदाब। सारा